हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय स्टूडेंट्स इंग्लिश प्लेटफॉर्म। आज से हम ग्रामर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंसेस जो है मोस्टली बच्चों के लिए एक इंग्लिश का पर्याय माना जाता है, मोस्टली रूरल बैकग्राउंड में, कि स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि अगर हमें टेंसेस आते हैं तो हमें इंग्लिश पूरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि टेंसेस भी बाकी जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन्हीं की तरह बस एक ग्रामर का टॉपिक है। हर एक टॉपिक के साथ नो डाउट हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और हमारे एग्ज़ाम पर्पज से भी हर एक जो पॉइंट या टॉपिक है वो उतना इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी एक टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर राइट जो है ये रेफर कर रहा है प्रेजेंट टाइम को। सेकंड सेंटेंस देखें, आई रोट द लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंस। इन हिज वेरी प्रेजेंस मतलब उसकी उपस्थिति में, या प्रेजेंस के ऊपर जोर देने के लिए वेरी वर्ड का यूज किया गया है। सो यहाँ पर जो वर्ड रोट है ये जो है रेफर कर रहा है पास्ट टाइम को। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल राइट अनदर लेटर टुमारो। सो इस सेंटेंस में शैल राइट जो है ये रेफर कर रहा है फ्यूचर टाइम को। तो तीनों की तीनों इंडिकेट कर रहे हैं एक अलग अलग टाइम पीरियड को। सो फर्स्ट जो वर्ब है जो कि प्रेजेंट टाइम को रेफर करती है इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। वो प्रेजेंट टेंस में है। अ वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम जो कि पास्ट टाइम को रेफर कर रही है, सेकंड वर्ब वो पास्ट टेंस को रेफर करती है, पास्ट टेंस कहलाती है। नेक्स्ट, a verb that refers to future time is said to be in the future tense। मोस्टली कि इसको जो भी फ्यूचर टाइम में जो भी वर्ब आती है उसे फ्यूचर टेंस में शामिल किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन जो टुडेज इंग्लिश है, आज की जो इंग्लिश है, उसमें फ्यूचर जो है टेंस ना मान के एक टाइम माना जाता है जो कि प्रेजेंट जो टेंस है उसी के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। हालांकि अभी भी इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सेम वैसे ही एग्जाम में आ रहे हैं, बस इसके रूल्स थोड़े चेंज हुए हैं कि इसको फ्यूचर टेंस ना मान के फ्यूचर टाइम के रूप में ही इंडिकेट किया जाएगा। नेक्स्ट, thus there are 3 मेन टेंसेस। मेनली हम ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से देखें, क्योंकि हम एग्जाम पर्पज से देख रहे हैं, तो 3 टेंस माने जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो टेंस की जो वर्ब होती है वो शो करती है टाइम को, किसी भी एक्शन का, किसी भी कार्य का या फिर किसी भी इवेंट का जो टाइम शो करती है उसी से हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। कभी कभी जो पास्ट टेंस है वो प्रेजेंट टाइम को भी इंडिकेट कर सकता है, और जो प्रेजेंट टेंस है वो फ्यूचर टाइम को भी इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई न्यू हिम। इस सेंटेंस में जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट सेंटेंस लेट्स वेट टिल ही गोज। इसमें जो प्रेजेंट टेंस है वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अब हर एक जो टेंस है, क्योंकि तीन टेंस माने जाते हैं, हर एक के 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं, ईच हैज 4 फॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स दैट इज नॉट डेफिनेट। डेफिनेट मतलब निश्चित, जो निश्चित ना हो, जिसमें समय की अनिश्चितता हो। सेकंड, कंटिन्यूअस, जिसमें कि निरंतरता हो। परफेक्ट, जिसमें कि किसी भी इवेंट का, किसी भी कंडीशन, किसी भी कार्य का, एक्शन का कंप्लीटनेस, फिनिशिंग जो होता है वो परफेक्ट में आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें परफेक्ट प्लस एक टाइम फैक्टर जो होता है वो भी शामिल होता है, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हर एक के 4 पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। ये दिखाता है दैट द एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली। इसमें एक्शन को सिंपली दर्शाया जाता है, मेंशन किया जाता है, विदाउट एनीथिंग बीइंग सेड अबाउट द कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन। मतलब इसमें कोई भी सर्टेनिटी, कोई भी समय की या फिर जो भी कार्य हो रहा है उसके कंप्लीट होने की या फिर कंप्लीट ना होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता, बस जस्ट एक उसकी स्टेट, उसकी एक अवस्था, उसके बारे में सिंपली बताया जाता है। सो इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट। नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस,
उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं, लाइक ही, शी, इट, इन सभी के साथ वर्ब में हम एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे ध्यान से देखें, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड वीक होता है, ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग प्लूरल नाउन में और वर्ब में डिफरेंस करना भूल जाते हैं, या फिर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि हम प्लूरल के साथ एस लगाते हैं। एक्चुअली प्लूरल के साथ एस लगता है नाउन में। जब हम कोई जैसे बॉय बोल रहे हैं तो उसका प्लूरल बोलेंगे बॉयज, गर्ल बोल रहे हैं तो उसका प्लूरल बोलेंगे गर्ल्स, लेकिन ये सभी नाउन है, वर्ब्स नहीं है। तो जब भी हम सिंपल टेंस का यूज कर रहे हैं, उसमें हम सिंगुलर नंबर के साथ, ही, शी, इट के साथ, किसी के नाम के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, इन सभी के जो भी वर्ब आती है उसके साथ एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। यहाँ पर सिंग्स आया है तो उसके साथ शी आया है, तो उसके साथ सिंग वर्ब है और सिंग के साथ एस का यूज हुआ है। वहीं पर अगर आई आए, क्योंकि जब भी प्लूरल नंबर आए या फिर फर्स्ट पर्सन आए, सेकंड पर्सन आए, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, इन सभी के साथ, और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मैं गाना गाती हूँ, तो उसे हम आई सिंग अ सॉन्ग कहेंगे, और वह गाना गाती है तो ही शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसमें इन दोनों में एस का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब वर्ब में एस का यूज होगा जब थर्ड पर्सन आ जाएगा। तो ये चीज हमें अच्छे से समझनी होगी। अगर हम कहें वे गाना गाते हैं तो दे सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसमें वर्ब के साथ एस या इस का यूज नहीं होगा। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा बिफोर गेटिंग मूविंग अहेड। आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है सिंपल प्रेजेंट में, उसमें कभी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स होती है सहायक क्रियाएं जो कि मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है। जैसे कि हम एस या ईएस का यूज कर रहे थे, क्योंकि इसमें भी आप ध्यान दें तो डू और डज में डिफरेंस क्या है। डू के साथ जब ईएस का यूज हो गया तो वो डज बन जाता है। तो डज का यूज उन्हीं वर्ड्स के साथ होगा जिसमें कि हम अगर सिंपल अफर्मेटिव या सकारात्मक जो सेंटेंस है उसमें अगर एस यूज होता सामान्य में, उन्हीं के साथ डज का यूज होगा। जैसे कि अगर हम कहें सिंगुलर नंबर्स, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, ही, शी, इट, इन सभी के साथ डज का यूज होगा। और आई जो रिमेनिंग है, जो बाकी बचे हैं, आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी के साथ डू का यूज होगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ईएस का यूज डू प्लस ईएस डज में पहले से आ चुका है, और ये उन्हीं में आता है जहाँ पर हम सिंगुलर नंबर्स जहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पर अफर्मेटिव में एस या ईएस का यूज होना होता है, उसी के साथ आता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई डू नॉट प्ले हॉकी। अगर हम आई के साथ, क्योंकि डू का यूज होता है तो आई डू नॉट प्ले हॉकी, और ही के साथ डज का यूज होता है तो ही डज नॉट प्ले हॉकी। इंटरोगेटिव एग्जांपल्स, डज ही रीड अ बुक, डू आई गिव यू अ पेन। व्हेन डज, क्योंकि इस सेंटेंस में नेक्स्ट जो सेंटेंस है, क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो स्टार्ट ही होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन अगर उससे पहले हमें WH वर्ड लगाना हो तो वो वर्ड सबसे पहले आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, हु कम्स हियर डेली। तो यहाँ पर हु के बाद मोस्टली कोई भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ यूज नहीं होता है, ये इसी तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट। अभी तक हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट में किस तरीके से क्या क्या
हमें हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए और किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। अब कौन कौन से सेंटेंसेस में हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम में कैसे आता है, हमारे सामने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स दी होती है जिसमें हमें बस वर्ब को सही करके करेक्ट करके लिखना होता है। तो अब हमें अगर हम रूल्स देख भी लें सीख भी लें तो भी हमें वो वर्ब पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम ये ना समझ पाए कि कौन कौन से सेंटेंसेस में एक्चुअली यूज होता है जो सिंपल टेंस है वो। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो यूजेस मोस्टली हैं, जो कि 10th लेवल के हिसाब से मोस्टली एग्जाम्पल्स यही आते हैं, हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए या फिर रूटीन को बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। और जब हम 9th और 10th की बात करते हैं तो हमेशा एक एग्जाम्पल इसमें से जरूर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग का मतलब ही हैज़ ए हैबिट टू ड्रिंकिंग टी, उसे हमेशा चाय पीने की आदत है, उसके रूटीन में है। यहाँ पर हम जो वर्ब है ड्रिंक उसके साथ एस लगाकर फिर से लिख देंगे क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही है। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, सो आई हैव ए हैबिट ऑफ गेटिंग एट 5 o'clock, मुझे आदत है, तो हम लिखेंगे आई गेट अप, क्योंकि इसके साथ आई के साथ एस यूज नहीं होता। अगर यहाँ पर ही आता तो ही गेट्स अप होता। किसी जनरल ट्रूथ को बताने के लिए, शाश्वत सत्य जिसको कहेंगे हिंदी में, उसे बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, समय जो है जो भाग्य है वो हमेशा बहादुरों का साथ देता है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ जो कि हेयर और देयर से शुरू होते हैं, एक्चुअली वो लगातार मतलब कंटिन्यू हैं और देयर और हेयर से शुरू हो रहे हैं, उन सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर कम्स द बस, इसका मतलब है देखो बस आ रही है, मतलब बस आ रही है, लेकिन इसे लिखा जाएगा हियर कम्स द बस। देयर शी गोज मतलब वो जा रही है, लेकिन हम लिखेंगे देयर शी गोज। इन विविड नैरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, हम सिंपल पास्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में, स्थानापन्न के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल, हम बस किसी को बता रहे हैं, बहुत ही एकदम एक पिक्चराइजेशन टाइप कर रहे हैं किसी के सामने किसी भी घटनाक्रम का, तो उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट, एक फ्यूचर इवेंट को बताने के लिए, दैट इज पार्ट ऑफ ए फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम, कोई एक निश्चित समय सारणी, कुछ समय या फिर कुछ प्रोग्राम निश्चित है, उसको बताने के लिए हम फ्यूचर का यूज करने के बजाय सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन arrives at 5:20 या मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कुछ कहावतें बताने के लिए, जैसे कि किड्स कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, तो किड्स कहते हैं या फिर तुलसीदास कहते हैं, जो भी हैं, तो उनको एज इट इज लिखा जाता है, उनको कोटेशंस को, इसलिए उन्हें सेम कंडीशन में रखा जाता है। अगर वो सिंपल में होंगे तो उन्हें सिंपल में ही रखा जाएगा। इसका यूज होता है क्लॉज होते हैं, जो उपवाक्य होते हैं कंडीशनल, जो कि शर्त वाले, इफ से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं उनमें मोस्टली सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं एक उपवाक्य में, जैसे कि इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, अगर ऐसा हो तो जो इफ के साथ जो भी सेंटेंस होगा, जो भी उपवाक्य होगा, उसके साथ हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। अगर दूसरे उपवाक्य में जो हमारे फ्यूचर शैल या फिर विल का यूज हुआ हो तो। नेक्स्ट, कमेंट्रीज में कोई भी इवेंट का अगर कमेंट्री हो रही हो, सीधा प्रसारण, मतलब लगातार उसके बारे में बताया जा रहा हो, तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्राम जो चल रहा है, जो भी एक्टिविटी चल रही है, उसकी सक्सेशन, उसके क्रम के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके क्रम के ऊपर जोर दिया जाता है, ऑर्डर के ऊपर जोर दिया जाता है, ना कि उसके ड्यूरेशन के ऊपर। तो जैसे कि द बॉलर बॉल्स एंड, आपने मतलब कमेंट्री में हमेशा इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फॉर एक्सप्रेसिंग नेचर, किसी के नेचर के बारे में, जैसे कि द रोज स्मेल्स स्वीट। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया साइंस अ पैक्ट विद फ्रांस। नेक्स्ट, हालांकि ये जो वाक्य है ये पास्ट में जा चुका है, लेकिन हमेशा जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती है उसमें इसी रूप में यूज होता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस हिस्टोरिक प्रेजेंट, जो हिस्टोरिक इवेंट कुछ होते हैं उनको बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो ये पास्ट की बात है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक रहा है तो इसके लिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बयान करते हैं। नेक्स्ट, फॉर परमानेंट सिचुएशंस, कोई जो परमानेंट सिचुएशन है उसको दर्शाने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई वर्क एज अ लेक्चरर, तो इट मीन्स ये जो स्टेट है वो परमानेंट है। मैं अभी फिलहाल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए पढ़ा रही हूँ तो मैं कहूँगी आई एम वर्किंग। लेकिन अगर 1 महीने 2 महीने की बात होती है तब हम कहेंगे आई एम वर्किंग एज दिस एंड दिस। लेकिन अगर ये परमानेंट सिचुएशन है तो हम बोलेंगे आई वर्क, या फिर शी लिव्स इन हियर, ही लिव्स इन दैट दिस एंड दिस सिटी। सो अगर वो परमानेंट है तो उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। फैक्ट्स बताने के लिए, फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये जनरल फैक्ट है, इसको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हमारी इंग्लिश जीरो है, फिर भी हम समझ सकते हैं कि जो हमारे सामने दिए हुए एग्जांपल्स हैं इनमें कुछ एडवर्ब्स दिए होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि क्रिया विशेषण, समय के क्रिया विशेषण, जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये सेंटेंस में दिए हुए हैं तो हमें डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, या तो एस लगाकर या फिर बिना एस के, या फिर डू या डज का, मतलब हमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। और सिंपल प्रेजेंट में हमें क्या यूज करना है वो डिपेंड करता है हमारे सामने। सो हम कुछ इनको अच्छे से देख के हमें लर्न करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज, हमेशा, ओफन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, यूजुअली, अक्सर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, seldom, rarely, never, regularly, daily, occasionally, every day। एवरी के साथ जो भी टाइम होता है, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, फोर्टनाइट, कुछ भी हो सकता है। ईच के साथ भी कोई भी टाइम हो सकता है, डे, नाइट, वीक, ईयर, एटसेट्रा। ऑन संडेज, ऑन मंडेज, इन अ वीक, once a year, twice a year, thrice a year, in the morning, once, twice a day, twice a day in a week, month, etc. ये किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो ये जितने भी एडवर्ब्स हैं, अगर इनके साथ ये हमारे एग्जाम्पल में, हमारे सेंटेंस में आए हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट को यूज करेंगे। आज हमने सिंपल प्रेजेंट को कंप्लीट किया है। आई होप ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टेंसेस करेंगे। थैंक यू।